हेलो दोस्त। होली बीत गई लेकिन लोगों का वादा किया मैंने पूरा नहीं किया। मोटिवेशनल वीडियो लोगों ने पूछा था कि कट ऑफ के बारे में जो कंसेप्ट है वो बताइएगा। मैंने ही बोला था कि कट ऑफ कंसेप्ट इस बार वैसा नहीं काम करेगा जैसा कि आपने सब जगह देख रहे हैं, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो है नहीं हकीकत, और जो है वो आप देखना नहीं चाहते। प्रैक्टिकलिटी पे आइए। सीधी सीधी सवाल एक ही लाइन की है कि जितने लोग आपको वीडियो बना रहे हैं, और जब सिंगल एग्ज़ाम था, एक सीबीटी एग्ज़ाम था, उसमें से कितने लोग उस पेपर को देखे होंगे? तो कहिएगा बहुत नहीं, क्योंकि 2014 या 12 के आसपास से ही, मतलब 14 मान लेते हैं, 14 के आसपास सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन हो गया था। आज है 24, 10 साल हो गया। और जो भी आपको रेफरेंस देगा ना, वो केवल देगा 1/2018 का रेफरेंस। लेकिन 1/18 इस बार तो टेक्नीशियन है ही नहीं ना। 2024 में तो सिंगल एग्ज़ाम है। तो क्या कुछ लोग ये भी बता रहे हैं 80% कट ऑफ जाएगा। तो कुछ कैंडिडेट का रिएक्शन यही रहता है, तैयारी छोड़ दूं या करूं। देखिए, तैयारी छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी वीडियो का ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है जो भी कट ऑफ पे वीडियो बनता है। क्यों? क्योंकि आपको किसी को नहीं पता है इस बार क्या होने वाला है। अभी वेट करना चाहिए, डिटेल आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम कट ऑफ नहीं, कंसेप्ट के बारे में जो बात करूँगा वो आपको थोड़ा सा समझने के लिए, मोटिवेशन के लिए काम आएगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखिएगा एग्ज़ाम का कंस्ट्रक्शन में देखिएगा, पिछली बार एलपी टेक्नीशियन एक बार हुआ था, उसका कट ऑफ देखेंगे तो टेक्नीशियन, नाम तो टेक्नीशियन है, लेकिन टेक्नीशियन की अलग अलग बहुत सारी कैटेगरी होती है, जिसका कट ऑफ एलपी से भी बहुत ज़्यादा 80 नंबर, 70 नंबर, 90 नंबर, और इतना कम कि आपको क्वालिफाई मार्क पे करा दे सिलेक्शन। तो अगर क्वालिफाई पे होगा और आपको हाईएस्ट पे जाएगा, टॉपेस्ट पे, तो बीच में कट ऑफ कोई भी बोले, मैं बोलूँ कि 50 कट ऑफ जाएगा, ये भी सही है। मैं बोलूँ 60 भी कट ऑफ जाएगा, ये भी सही है। मैं बोलूँ 80 भी कट ऑफ जाएगा, ये भी सही है। अगर मैं बोल दूँ 85 भी जाएगा, 100 में बोलूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो भी सही है। तो फिर अपने मन में क्या आएगा सवाल कि जो भी बोल रहे हैं सब सही है, तो मैं क्यों इस कट ऑफ के चक्कर में पड़ूँ, सीधी सीधी तैयारी क्यों नहीं करूँ? तो यही है मोटिवेशनल कि आप तैयारी कीजिए, ये कट ऑफ उट ऑफ नहीं देखिए। अगर किस्मत से और आपने मेहनत किया है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको जॉब मिलेगी। पोस्ट कम है, बढ़ने का इंतज़ार रहेगा, लेकिन आपको ऐसा लगे रहना चाहिए कि तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत लोग हताश हो गए कि फॉर्म भरूंगा ही नहीं। देखिए, चांस तो लेना है आपको। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो एग्ज़ाम के दिन पे छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम से पहले वीडियो देख के नहीं जाना है, नहीं छोड़ना है। नहीं तो बाद में रोने के अलावा कुछ नहीं आएगा कि मैं रो रहा था, मैं तो 60 ला ही देता था, 65 ला ही देता था, और इस बार कट ऑफ 85 गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस रूप से है। इशारा सिंपल सी है कि आप कट ऑफ को नहीं देखना है, सिंपल से आपको तैयारी करना है। अब दूसरे पार्ट पे आता हूँ। कुछ लोगों ने बोला था कि जब 2014 से पहले, जिसमें सिंगल फॉर्म भरा जाता था, एक ही सीबीटी होती थी, तब क्या हुआ करता था। तो देखिए, सीबीटी 1 हो या 2 हो, आदमी वही रहते थे और आज भी आदमी वही रहते हैं। अब दोनों का चार्ट मैं बना दूं कि सीबीटी 1 1 रहता, मैं यहीं कट ऑफ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। 1 सीबीटी और यहाँ पे 2 सीबीटी। अगर 1 सीबीटी रहता था तो क्या होता था, कैंडिडेट का पहला कंडीशन था कि एक अच्छा कैंडिडेट है जो 90 नंबर लाता था। मैं मान लेता हूँ कुछ ही रहते हैं ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो 90 नंबर में है, वो 21 आरआरबी में अप्लाई कर देता था। 21 में से हो सकता है उसी के मन में आया कि दूर वाला नहीं करूँगा, तो 15 आरआरसी या 10 आरआरसी में अप्लाई कर देता था। सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नहीं होती थी, और 10 आरआरबी में से वो 5-4 एग्ज़ाम भी अगर पेपर दे दिया तो उसका सिलेक्शन उस सारे में होता था।
अब इस बार क्या है, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन होने लगा तो ये कैंडिडेट एक आरआरबी में अप्लाई करेगा। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, इस दोनों को अपने से करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे बात मानिए, अपने से कंपेयर कीजिए कि पहले एक कैंडिडेट बार बार सेलेक्ट होता था, जॉब एक ही लेती थी, वैकेंसी ब्लॉक हो जाता था, प्रोसेस अलग होती थी। अब कैंडिडेट एक ही बार अप्लाई करेगा और एक ही आरआरसी में भर ही सकता, तो काउंट तो कम हो गया पहली बार, और काउंट कम हो गया तो सबके लिए मौका है। ये लिख लीजिएगा, सबके लिए मौका है। मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझने के लिए आप समझिएगा, सबके लिए मौका है। हाँ, सिलेक्शन तो अच्छे लोगों का होगा, उस आरआरसी के अच्छे लोगों का होगा, और जो कैंडिडेट ने एक प्री डिफाइंड प्रिपरेशन किया है। बहुत तेज भागने से सिलेक्शन नहीं होता, आपको एक पॉइंट पकड़ के आपको सेलेक्ट करना होता है कि ये टॉपिक को मैं अच्छे से कर पाऊँगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये सब्जेक्ट को मैं अच्छे कर पाऊँगा, साइंस हो या मेरे पास मैथ है, कोई भी टॉपिक एक पकड़ लीजिए, आप उस टॉपिक को सबसे अच्छा कर पाए उस टॉपिक में, तो आपका सिलेक्शन लगभग होना तय हो जाता है। और ये कब पता चलेगा, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, पहले कोई नहीं बता पाएगा। अब दूसरा कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि जब ये 21 आरआरबी का फॉर्म था, जब सिंगल सीबीटी हुआ करते थे, तब दूसरा कंडीशन क्या बनता था। दूसरा कंडीशन आता था कि हर आरआरबी का क्वेश्चन अलग होते थे, लगभग कई बार तो फिर धीरे धीरे एक साथ भी होने लगा, लेकिन पहले अलग अलग होता था, डेट भी अलग होता था, टाइमिंग भी अलग होता था, बहुत सारी होती थी। उस समय क्या होता था, कैंडिडेट कोई एक आरआरसी में अच्छा कर गया और दूसरे में, एक आरआरबी में अच्छा कर गया, दूसरे में उसकी खराब चली जाती थी, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को बराबर किया जाता था। इस बार क्या हुआ, इस बार अब क्या हो गया है कि ये सारा सबका सेंट्रलाइज क्वेश्चन होता है, एक ही बार में क्वेश्चन सबका एक ही होता है। तो अपॉर्चुनिटी अगर एक शिफ्ट में है आपका, तो लगभग सबके लिए बराबर है, जिसके कारण से कट ऑफ इक्वलाइज हो जाता है और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक ही आरआरबी में अलग अलग लोग भरते हैं, अलग अलग लोग पेपर देते हैं, वो एक तीसरा डिमेरिट है। हालांकि आरआरसी को इसको सीधा करना चाहिए था कि तीसरी कंडीशन में एक आरआरबी लोग कोई चूज कर रहा है, उसे 21 आरआरबी चूज करने का मौका दे दिया जाए कि आप किस आरआरबी में लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर सभी आरआरबी को चूज किया जाए तो कट ऑफ लगभग सबका बराबर हो जाएगा, अलग अलग नहीं होगा। एक का 70 चला जाता है, दूसरे में 40 पे भी सिलेक्शन हो जाता है, या कोई कैंडिडेट रहता भी नहीं। जैसे ईडब्ल्यूएस आपको बिलासपुर या इधर देखे होंगे, बिलासपुर में देखे होंगे कि ईडब्ल्यूएस ग्रुप डी में कैंडिडेट जितनी ज़रूरत है उतना पीटी क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ भरे थे कम लोग और वहाँ पे सिलेक्शन उस हिसाब से हुआ कि कैंडिडेट कैटेगरी में कम रह गए। तो ये सारा चीज़ इक्वलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं है, तो उस चीज़ को हम विचार के इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि टेक्नीशियन का सिलेक्शन एक लिमिट है। टेक्नीशियन, जहाँ भी टेक्नीशियन की बात होती है उसमें दो टाइप की टेक्नीशियन अभी हम बात कर रहे हैं। अब तो लेवल 1 हो गया, लेवल 3 हो गया। लेवल 3 में भी दो हैं, एक पीसीएम है और दूसरा आपका नॉर्मल आईटीआई है। तो देखिए, पीसीएम के लिए कट ऑफ तो जो पहले से ही जो दिखा चुका हूँ कि जो हायर साइड होगा ये हायर होगा और मोर देन हायर होगा, और आईटीआई के लिए जो कट ऑफ होगा इन सब का कम होगा। कितना कम होगा, इसका 3 फार्मूला है। एक तो पीसीएम का देख सकते हैं, एक एलपी का देख सकते हैं और एक आईटीआई टेक्नीशियन का देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा एलपी का कट ऑफ बीच में रहेगा, पीसीएम का सबसे ऊपर रहेगा और आईटीआई टेक्नीशियन का एकदम बिल्कुल लोअर साइड में रहेगा, यानी एलपी से कम रहेगा। लेकिन आईटीआई टेक्नीशियन में भी जहां 5 से कम वैकेंसी है, इसका कट ऑफ अनुमान लगाने का अभी भारत में कोई संयंत्र नहीं बना है जिससे आप बता सकें कि 5 पोस्ट का कट ऑफ कितना जाएगा। क्योंकि 5 पोस्ट है, 5 कम्युनिटी अलग अलग है, यूआर अनरिजर्व अलग है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी अलग अलग कम्युनिटी हैं। तो एक एक 2-2 पोस्ट में कौन ब्रिलियंट या कौन नॉर्मल विद्यार्थी बैठ जाए कोई पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे सवाल सीधा सीधा उठाते हैं कि आईटीआई टेक्नीशियन हो तो कितना हम कर पाएँ तो हम सेफ रहें। तो देखिए, 60 से 70 का रेंज जो पहले भी मैंने बोला है कि 60 से 70% रेंज आप ला रहे हैं
तो आप मानिए कंपटीशन में बने हुए हैं, पेपर कोई भी हो, किस प्रकार का भी हो, आप कंपटीशन में बने हुए हैं। 75 तक अगर पहुंच सकते हैं आपका, तो सिलेक्शन 80% श्योर हो जाता है आपका। और अगर आप 75 से 1-2 नंबर भी ऊपर पहुंचते हैं, 75 से 80 के बीच में चले जाते हैं परसेंटेज में, पीसीएम छोड़ के, पीसीएम में कुछ कंडीशन अलग होगी, इस बार मैं बता रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल आईटीआई कैंडिडेट का है 75 से 80 में जाइए तो आप कहिए कि मेरा ये जॉब है, यानी सिलेक्शन आपका 98.99% आपका श्योर हो जाता है। यानी कंपटीशन शुरू होता है 60 से 70 के बीच में, और ये रेंज में ही कैंडिडेट रहेंगे, चाहे पेपर कैसे भी हो। और आपका हम जितने भी बात किए 60 से 70, 80 और 75, ये अनरिजर्व के लिए बात किए हैं। अब बोलिए अनरिजर्व की बात किए तो बाकी कम्युनिटी का क्या होगा? तो देखिए अनरिजर्व से ओबीसी में 2 नंबर कम या 2% कम कर लीजिए, 1 मिनट इसको 2% कम कर लीजिए नीचे की तरफ। ईडब्ल्यूएस में है तो 5 से 6 नंबर कम कर लीजिए। एससी एसटी कम्युनिटी में दोनों में है, अगर आपका जो फॉर्म भरा है, आपकी सारी योग्यता है इन सारे कम्युनिटी में, तो इसमें आपको कहीं कहीं 5 से 10 नंबर के बीच में एससी में, एसटी में तो बहुत, मैं कहूँगा आपको विश्वास ही नहीं होगा, 15 से 20 नंबर तक आगे पीछे की तरफ हो जाता है। लेकिन सभी आरआरसी में नहीं, कुछ आरआरबी में, कुछ आरआरसी में अलग अलग पैटर्न है, कहाँ कम लोग होते हैं, किसी में कम भर देते हैं। अब कहिएगा कि मैं बताऊं कि आरआरबी अजमेर में क्या होगा, तो अजमेर में तो एसटी के कैंडिडेट का कट ऑफ यूआर के आसपास ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है ना कि वो लागू हो जाएगा सेम हैदराबाद में ही। अगर हैदराबाद में लागू होता तो दिक्कत हो जाता है। ईडब्ल्यूएस की अगर साउथ में जो कट ऑफ है वो नॉर्थ से बिल्कुल कम होगी। तो ये सब बहुत सारा वेरिएशन है, लेकिन लमसम आपको देखें तो आपको बस एक ही चीज़ करना है, जो मेरा एक ही है सजेशन, मैं शुरू से कैंडिडेट को देते आया हूँ कि अभी अपना फॉर्म भरिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ये सब वीडियो कटअप वाला अभी थोड़ा सा अभी रुक जाइए, डाटा आएगा, डाटा एनालिसिस होगी, और एनालिसिस के आधार पे हम समझ पाएंगे कि क्या होगा और कितना आपके लिए सफलता है। उसके बाद अगले पार्ट में हम थोड़ा मेडिकल पे फोकस करेंगे कि मेडिकल भी कटअप को कितना इफेक्ट देगा, कितना आगे पीछे कर सकता है। ये बहुत बड़ी फैक्टर है और लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। जैसा कि लेवल 1 पहले का ग्रुप डी, अभी का ग्रुप सी में हुआ था कि जो B1 और B1 का राउंड, B2 और C1 मेडिकल हटने से कितना अंतर पड़ता है किसी भी वैकेंसी में और क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और इस फैक्टर को आप थोड़ा सा ही अपने से स्टडी कीजिए और देख लीजिए क्या होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।